हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस करने के तरीके, लेकिन कौन से तरीके, नए तरीके। तो आज का टॉपिक अपना है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। मोड्स ऑफ बिजनेस का सबको पता है, मोड्स ऑफ बिजनेस यानी बिजनेस करने के क्या तरीके हैं, लेकिन आगे एक वर्ड ऐड यूज हुआ है इमर्जिंग। इमर्जिंग का मतलब है उभरता हुआ। बिजनेस करने के तरीके लेकिन उभरते हुए तरीके यानी नए तरीके यानी आधुनिक तरीके। यानी बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन एक नए तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, आधुनिक तरीके से बिजनेस कर रहे हैं। तो हमें क्या देखने हैं, वो आधुनिक तरीके देखने हैं कि बिजनेस का एट ए टाइम करने का वे क्या है। तो आधुनिक तरीके जो एट प्रेजेंट जो नए तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, उसको देखने से पहले हमें ये देखना होगा कि पुराना तरीका क्या था। पुराने तरीके के अंदर क्या थी। मान लो एक यहाँ पर प्रोड्यूसर है, प्रोडक्ट को बनाता है, प्रोडक्ट को बनाकर होलसेलर के पास जाता था, होलसेलर से रिटेलर के पास जाता था, और रिटेलर से एंड कंज्यूमर के पास जाता था। और एंड कंज्यूमर को प्रोडक्ट को लेने के लिए उस दुकान पर, उस शोरूम पर जाने की रिक्वायरमेंट थी जहां पर वो प्रोडक्ट अवेलेबल है। यानी ये कंज्यूमर, मान लो ये एंड कंज्यूमर मिस्टर ए है। मिस्टर ए को विंटर सीजन चल रहा था और हुडी की रिक्वायरमेंट थी। तो हुडी की रिक्वायरमेंट है अगर मिस्टर ए को, तो मिस्टर ए को घर से यहाँ पर शॉप पर आना होगा उस हुडी को परचेज करने के लिए। ये था पुराना तरीका। यानी अगर आपको कोई गुड्स, कोई सर्विसेज परचेज करनी है तो आपका जहां पर वो सर्विसेज अवेलेबल है वहां पर आपकी फिजिकल प्रेजेंट जरूरी थी। बट एट प्रेजेंट ऐसा नहीं है। आज सर्दी के अंदर मान लो मिस्टर ए को हुडी की रिक्वायरमेंट है, किसी जैकेट की रिक्वायरमेंट है, तो मिस्टर ए रजाई से नहीं निकलेगा। वो क्या करेगा, वो उसके हाथ में फोन होना चाहिए और उस फोन के अंदर इंटरनेट होना चाहिए। अगर ये दोनों सुविधा उसके पास है तो वो घर बैठे बैठे ही हुडी मंगवा सकता है। पहले उसको एक हुडी लेने के लिए एक शॉप पर जाने की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन आज उसको उस हुडी की रिक्वायरमेंट है, उसे बाहर, घर से बाहर निकलने तक की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो घर के अंदर बैठा बैठा क्या है, हुडी मंगवा सकता है। तो ये मोड चेंज हो गया। पहले आपको किसी गुड्स को परचेज करने के लिए वहां पर आपकी फिजिकल प्रेजेंट होना जरूरी थी। बट अगर आज आपके हाथ में मोबाइल है और उस मोबाइल के अंदर अगर इंटरनेट है तो आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज मंगवा सकते हो घर बैठे। यही मोड चेंज हुआ है। तो बिजनेस का जो पहले तरीका था वो क्या था, फिजिकल प्रेजेंट होना जरूरी था अगर किसी पर्सन को कोई गुड्स या सर्विसेज अक्वायर करनी है। बट एट प्रेजेंट ऐसा नहीं है। अगर किसी पर्सन को कोई गुड्स या सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है तो वो सिर्फ इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू घर बैठे ही उस सर्विसेज को क्या कर सकता है, अक्वायर कर सकता है। देखो, मोड ऑफ बिजनेस यानी बिजनेस करने का तरीका, लेकिन कौन सा तरीका, इमर्जिंग वे, आधुनिक तरीका, नया तरीका, उभरता हुआ तरीका। बिजनेस करने के जो आधुनिक वे हैं, जो मॉडर्न तरीके हैं, उनको अडॉप्ट करने के लिए, उनको अक्वायर करने के लिए, उनका लाभ उठाने के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, हमें रिक्वायरमेंट होगी एक तो इंटरनेट की और दूसरा डिजिटल टेक्नोलॉजी की। यानी हमारे पास फोन तो है लेकिन अगर उसमें इंटरनेट नहीं है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कैसे करोगे। तो एक तो हमारे फोन में इंटरनेट होना चाहिए और दूसरा डिजिटल टेक्नोलॉजी। डिजिटल टेक्नोलॉजी यानी ई कॉमर्स, एम कॉमर्स और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, अपने घर बैठे बैठे, यानी मिस्टर ए ने घर बैठे बैठे हुडी मंगवा ली। अब कंपनी फ्री में तो डिलीवर नहीं करेगी, बदले में चार्ज तो लेगी, फीस तो लेगी। मान लो 1000 रुपए की हुडी थी और प्लेटफॉर्म चार्जेस लगे 150 की ये हुडी होगी। उन्होंने क्या, मिस्टर ए ने क्या किया, यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर दी। तो ये क्या था, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो एट प्रेजेंट अगर किसी भी पर्सन को कोई गुड्स मंगवानी है तो उसके पास में इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू वो इस सर्विसेज का फायदा उठा सकता है। ई कॉमर्स, कई बार इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और एम कॉमर्स यानी मोबाइल कॉमर्स। यहाँ पर आपको ऑप्शन में मल्टीपल कॉमर्स भी मिलेगा, नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और मोबाइल कॉमर्स। तो इतना समझ आया। अब हम देखते हैं कि बिजनेस करने के जो ये नए तरीके हैं, इन नए तरीकों से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। तो कुछ की एस्पेक्ट को देखो आप। सबसे पहला एक वर्ड अपने पास, ई बिजनेस यानी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। एक सेकंड मैंने एक टर्म लिखी है इधर, ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स।
तो देखने में तो ई कॉमर्स और ई बिजनेस एक जैसे लगेंगे कि जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग हो रही हो, लेकिन इन दोनों में काफी डिफरेंस है। पहले हम इस टर्म को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये छोटी टर्म है। ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। कॉमर्स क्या होती है? कॉमर्स एक वो एक्टिविटीज हैं जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग की जाती है, यानी जहां वो एक्टिविटी जिनके थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रेडिंग की जाती है, उन एक्टिविटी को कॉमर्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। आगे वर्ड लग गया ई यानी इलेक्ट्रॉनिक। पहले हमें बाइंग और सेलिंग करने के लिए फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता था जहां पर वो गुड्स या सर्विसेज अवेलेबल हैं, बट अब ऐसा नहीं है। अब मोड चेंज हो गया। अब मोड क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक मोड हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब है कि सेल या परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं तो वो सारी एक्टिविटी ई कॉमर्स के अंदर इंक्लूड है। आप घर बैठे बैठे मिस्टर ए ने अगर हुडी की रिक्वायरमेंट थी, उसने क्या मंगवा ली? हुडी मंगवा ली। मिस्टर ए को भूख लगी थी, उसने घर पे क्या मंगवा लिया? खाना मंगवा लिया। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? ये सब सिर्फ और सिर्फ मोड में चेंज होने की वजह से ही पॉसिबल हुआ। अब देखो ई कॉमर्स और ई बिजनेस। अब सबसे पहले हमें बिजनेस का मीनिंग पता होना चाहिए, उसके बाद हम ई मीनिंग को देखेंगे। तो बिजनेस का मतलब क्या है कि बिजनेस के अंदर वो सारी एक्टिविटी इंक्लूड हैं जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाती भी हैं और उस प्रोडक्ट की बाइंग और सेलिंग भी करती हैं। मैंने यहां पर क्या बोला था? कॉमर्स का मतलब है कि बाइंग एंड सेलिंग, और बिजनेस का मतलब है कि बनाना भी, उस प्रोडक्ट को बनाना भी, मैन्युफैक्चरिंग करना भी, साथ में बाइंग और सेलिंग भी। यानी बिजनेस क्या है? एक ब्रॉड टर्म है। किसके कंपैरिजन में? इस कॉमर्स के कंपैरिजन में। अब देखो बिजनेस क्या है कि बिजनेस को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, पहला इंडस्ट्री एंड सेकंड कॉमर्स। बिजनेस इज इक्वल टू इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। अब कॉमर्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया फर्दर। कॉमर्स इज इक्वल टू ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। देखो अगर आप बोलोगे कि मैम हमें सबको पता है ये चीजें, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन पुट होते हैं ना, उन क्वेश्चन इतने सिली क्वेश्चन पुट होंगे और वो हमारे पेपर में गलत हो जाते हैं। देखो पहली बात, बिजनेस का दायरा बड़ा है। बिजनेस एक बड़ा दायरा है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट क्या है? कॉमर्स है, पहला पॉइंट। दूसरा, बिजनेस इज इक्वल टू इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री के अंदर वो एक्टिविटी इंक्लूड है जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज की, यानी वो एक्टिविटी जिनके थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग होती है। कॉमर्स के अंदर वो एक्टिविटी इंक्लूड है जहां जिन एक्टिविटी के थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज जो यहाँ बनी थी उनकी बाइंग और सेलिंग करते हैं। अब कॉमर्स को फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो ट्रेड के अंदर वो एक्टिविटी इंक्लूड है जो गुड्स एंड सर्विसेज की क्या करती है? सिर्फ और सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग करती है। ओनली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर ये ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या करती है? ऑक्सिलरी टू ट्रेड का दूसरा नाम है बिजनेस सर्विसेज, यानी बिजनेस को स्मूथली तरीके से रन करने के लिए जो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है वो एक्टिविटी आती है ऑक्सिलरी टू ट्रेड के अंदर। ऑक्सिलरी टू ट्रेड यानी बिजनेस सर्विसेज को हमने 5 पार्ट में क्लासिफाई किया है। लास्ट की 4 से 5 वीडियोस में हमने इन ऑक्सिलरी टू ट्रेड यानी बिजनेस सर्विसेज को डिटेल में डिस्कस किया। कौन कौन सी है ऑक्सिलरी टू ट्रेड? 5 ऑक्सिलरी टू ट्रेड है। पहला बैंकिंग सर्विस। ऑक्सिलरी टू ट्रेड का दूसरा नाम क्या है? बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज को 5 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। पहला है बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, वेयर हाउसिंग सर्विस और कम्युनिकेशन सर्विस। ये पांचों सर्विस बिजनेस को स्मूथली तरीके से रन करने के लिए बिजनेस की हेल्प करती हैं। तो बात यहाँ पर इन एक्टिविटी को डिस्क्राइब करने की नहीं थी, ये तो सिर्फ मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया है। बात यहाँ पर थी बिजनेस की। बिजनेस के अंदर कॉमर्स तो इंक्लूड है जो मैंने यहाँ पर बता दी, यानी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो है ही है, लेकिन साथ में यहाँ पर इंडस्ट्री भी इंक्लूड है। इंडस्ट्री का मतलब क्या है कि जिन गुड्स एंड सर्विसेज की यहाँ अपन बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं वो बननी भी तो होंगी ना कहीं ना कहीं। तो इंडस्ट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी इंडस्ट्री के अंदर करते क्या है? मान लो स्टील इंडस्ट्री लगी है हिसार के अंदर, तो वहां पर क्या है? स्टील की प्रोडक्शन होता है। तो ई बिजनेस एक ब्रॉड टर्म है और उसका एक छोटा सा पार्ट क्या है? ई कॉमर्स है।
ई कॉमर्स में सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और ई कॉमर्स में पहले गुड्स एंड सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग और बाइंग एंड सेलिंग दोनों इंक्लूड है। तो ई बिजनेस एक ब्रॉड टर्म है और उसका छोटा सा एक पार्ट क्या है, ये ई कॉमर्स है, और ये पूरा दायरा किसका है, ये ई बिजनेस का है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ई बिजनेस का एरिया वाइड है या फिर ई कॉमर्स का। तो ई बिजनेस एक वाइड टर्म है और उसका ही पार्ट, ई बिजनेस का ही एक पार्ट क्या है, ई कॉमर्स है। तो दोनों टर्म समझ में आई। अभी तक हमने क्या देखा था कि बिजनेस को करने के तरीके, लेकिन कौन से तरीके, नए तरीके, आधुनिक तरीके। पहले किसी भी बिजनेस के अंदर, अब आपके किसी न किसी बच्चे के दिमाग में ये कंसेप्ट जरूर आया होगा कि आपने तो परचेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है, आपने तो एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है। यहाँ पर आप देखो इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, मान लो इंडस्ट्री की बात करें और मिस्टर ए क्या है, मिस्टर ए एक बिजनेसमैन है। अब मिस्टर ए को अपनी इंडस्ट्री के अंदर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, मान लो ये मार्कर बनाने हैं, तो इस मार्कर को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की भी तो रिक्वायरमेंट है। जब मोड ऑफ बिजनेस क्या था, पुराना था, जब बिजनेस पुराने मोड में चल रहा था, यानी जब हमें रॉ मटेरियल, अब मिस्टर ए इस मार्कर को बनाने के लिए प्लास्टिक की रिक्वायरमेंट होगी उसको, तो मिस्टर ए प्लास्टिक को परचेज करने के लिए जाएगा सप्लायर के पास में, कि सप्लायर मेरे को इतना प्लास्टिक चाहिए, उसकी मेरे को इतनी क्वांटिटी चाहिए, मेरे को आप वैरायटी दिखाइए। तो उसकी क्वालिटी चेक करेगा, यानी इस मिस्टर ए को इस मार्कर को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है उसको लाने के लिए सप्लायर के पास फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ा। बट अब मोड चेंज होने की वजह से अब मिस्टर ए को इस मार्कर को बनाने के लिए अगर रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो वो फिजिकली सप्लायर के पास नहीं जाएगा, सप्लायर को कॉल करेगा या फिर सप्लायर को क्या है, ऑनलाइन ईमेल कर देगा, ऑनलाइन ऑर्डर, जो भी मोड हो, लेकिन फिजिकली प्रेजेंट नहीं होगा। सप्लायर को बोलेगा मिस्टर ए मेरे को इतनी क्वांटिटी का रॉ मटेरियल चाहिए और इस प्राइस का और इतनी ये क्वालिटी चाहिए। तो ना तो सप्लायर क्या करेगा, सप्लायर मैसेज रिसीव करेगा, पेमेंट की कंफर्म होने के बाद सप्लायर गुड्स को सप्लाई कर देगा, किसके पास में, मिस्टर ए के पास में। तो ना तो सप्लायर मिस्टर ए के पास में आया और ना ही मिस्टर ए सप्लायर के पास में गया, यानी दोनों ने सिर्फ अपनी जगह बैठे बैठे, सप्लायर ने गुड्स को ट्रांसफर कर दिया और मिस्टर ए ने रॉ मटेरियल मंगवाने के लिए ऑर्डर कर दिया था। यानी एक जगह, अपनी जगह बैठे बैठे इन दोनों का काम पूरा हो गया। किसके थ्रू हुआ था, इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू ही ये काम पॉसिबल हुआ था। तो बिजनेस करने का तरीका चेंज हो गया। आज बिजनेस करने के लिए हमें कहीं पर फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, हमारे पास इंटरनेट और अगर डिजिटल टेक्नोलॉजी है तो हम घर बैठे बैठे भी अपने बिजनेस के अंदर रहकर भी क्या कर सकते हैं, बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। अब देखो आगे, अब हम देखते हैं कि ई कॉमर्स और ई बिजनेस में क्या डिफरेंस है। देखो मैंने पहले भी बताया था कि ई बिजनेस एक ब्रॉड टर्म है और ई बिजनेस का ही एक पार्ट क्या है, ई कॉमर्स है। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखिए, पूरा डायग्राम किसका है, ई बिजनेस का है, और उसका एक छोटा सा दायरा किसका है, ई कॉमर्स का है। तो ई कॉमर्स एक पार्ट है किसका, ई बिजनेस का, यानी ई बिजनेस का एरिया वाइड है और ई कॉमर्स का एरिया शॉर्ट है। अब देखो सबसे पहले ई कॉमर्स के अंदर इंक्लूड क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग करना सिर्फ इंक्लूड है कॉमर्स के अंदर। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही बिजनेस होता है, क्या कोई और अदर डिपार्टमेंट नहीं होता, क्या कोई अदर एक्टिविटी नहीं होती बाइंग और सेलिंग के अलावा। बाइंग और सेलिंग करने के लिए प्रोडक्ट भी तो चाहिए, प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए या मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए पैसा भी तो चाहिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्लानिंग डिपार्टमेंट भी चाहिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी चाहिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी चाहिए। तो ये सारी बाकी की एक्टिविटी कहाँ जाएंगी, इन सभी एक्टिविटी को किस में इंक्लूड करेंगे, इस ई बिजनेस के अंदर इंक्लूड करेंगे। ई बिजनेस का मतलब है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी वो एक्टिविटी आएंगी जो बाइंग और सेलिंग करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, लेकिन साथ में अलोंग विद, साथ में अपने को और कौन सी एक्टिविटी इंक्लूड करेंगी, मैनेजमेंट फंक्शंस,
पांचों के पांचों मैनेजमेंट फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सारे फंक्शन ई बिजनेस के अंदर आएंगे। देखो मैंने इधर लिखे भी थे एक दो फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मार्केटिंग एक्टिविटीज, इन्वेंट्री को मैनेजमेंट करना, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट जो पहले प्रोडक्ट लाइन में था उसको बंद कर रहे हैं, ये सारी एक्टिविटी किस में इंक्लूड है? ई बिजनेस के अंदर इंक्लूड है। एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, अकाउंटिंग से रिलेटेड और फाइनेंस, यानी कॉमर्स के अंदर सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग इंक्लूड है, लेकिन ई बिजनेस के अंदर बिजनेस से रिलेटेड हर ट्रांजैक्शन इंक्लूड है जो बिजनेस के ऊपर इफेक्ट डाल रही है। अब आप यहाँ पर एक पॉइंट लिखा इन्वेंट्री मैनेजमेंट, हमने रैंडमली इस पॉइंट को उठा लिया। इन्वेंट्री का मैनेजमेंट कैसे करेंगे? इन्वेंट्री का मैनेजमेंट करने के लिए बिजनेस के अंदर मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पता है कि कितना अभी एट प्रेजेंट कितनी यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, इन यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए स्टोर रूम में कितनी रॉ मटेरियल और बाकी है जो इन यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बात क्या कर रहा था? इन्वेंट्री से मैनेजमेंट से रिलेटेड। पहले क्या करते थे? पहले यूनिट को काउंट करके रखते थे कि इस रॉ मटेरियल की इतनी क्वांटिटी, इतनी यूनिट रखी हुई है, हम रजिस्टर में नोट करते थे। बट अब बिजनेस क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक हो गया। अब पूरा सिस्टम क्या रहा है? पूरा कंप्यूटर के अंदर फीड रहता है कि कितनी स्टोर रूम में कितनी यूनिट रखी हुई है, स्टोर रूम के अंदर कितनी यूनिट रखी है, वो फिजिकली काउंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बार पता चल गया कि इतनी यूनिट रखी है, वो सारा डाटा कंप्यूटर में फीड कर दिया। जैसे ही स्टोर रूम से जितनी यूनिट, मान लो 100 यूनिट रखी थी रॉ मटेरियल की, 10 यूनिट क्या कर दी? 10 यूनिट रॉ मटेरियल की वहां से निकाल ली, तो अब पता है कि 90 यूनिट बाकी है। ये सारा डाटा कंप्यूटर के अंदर फीड है। तो बिजनेस क्या हो गया? अब बिजनेस का मोड चेंज हो गया, बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, पूरा डाटा कंप्यूटर में फीड है। तो कहने का मतलब था कि ई बिजनेस एक वाइड टर्म है जिसके अंदर ये सारी एक्टिविटी इंक्लूड है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स एक शॉर्ट टर्म है। तो अभी हमने इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस से रिलेटेड दो एस्पेक्ट, दो टर्म्स देखी हैं कि ई कॉमर्स क्या होता है और ई बिजनेस क्या होता है। अब इससे रिलेटेड 2 या 3 टर्म्स और हैं, उनको डिस्कस करते हैं। देखो थर्ड टर्म अपने पास आउटसोर्सिंग। इस वर्ड पर फोकस करो, आउटसोर्सिंग। हम बाहर के किसी सोर्स को यूज कर रहे हैं, हम बाहर के किसी सोर्स को यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर। देखो क्या है आउटसोर्सिंग का मतलब? है कि किसी स्पेशल टास्क को किसी स्पेशल पार्टी से करवाना। यानी बिजनेस का कोई स्पेशल टास्क है, बिजनेस का कोई स्पेशल वर्क है, उसको बिजनेस खुद नहीं कर रहा। बिजनेस के अंदर जो पर्सन इन्वॉल्व हैं, जो पर्सन प्रेजेंट हैं, उस एक्टिविटी को वो प्रेजेंट लोग नहीं कर रहे, बल्कि बिजनेस उस स्पेशल टास्क को किसी बाहर की पार्टी से करवा रहा है। ऐसा क्यों? बिजनेस के अंदर इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, अगर बाहर के पर्सन से करवाएंगे तो खर्चा भी तो लगेगा, फिर करता क्यों है बिजनेस ऐसा? तो सबसे पहले आपको आउटसोर्सिंग का मीनिंग पता होना चाहिए। आउटसोर्सिंग यानी हम बाहर के किसी सोर्स को यूज कर रहे हैं, यानी बिजनेस के किसी स्पेशल टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम बाहर की किसी पार्टी की मदद ले रहे हैं। रीजन, कारण, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? कारण है कम कॉस्ट पर और बेटर वे के अंदर वो प्रोडक्ट या सर्विस बिजनेस के अंदर अवेलेबल हो जाए। मान लो अपनी मार्कर बनाने की क्या है कंपनी है, अगर इंडिया के अंदर इस मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो पर मार्कर कॉस्ट आती है 50 रुपीज कंपनी को। लेकिन अगर इसी मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग हम चाइना की किसी कंपनी से करवाते हैं तो अपनी टोटल कॉस्ट आती है 30 रुपये पर मार्कर। तो कहाँ पर बेनिफिट होगा अपने को? बेनिफिट यहाँ होगा कि चाइना से हम इस प्रोडक्ट को, इस मार्कर को बनवाएं और बनवा करके इंपोर्ट करेंगे। जब ये पूरी तरीके से बिल्ड हो जाएगा तो इस मार्कर का इंपोर्ट हम इंडिया में कर लेंगे। इंडिया में कर करके इस मार्कर के ऊपर हमारी कंपनी का लोगो लगा देंगे, तो प्रोडक्ट तो हमारी कंपनी का कहलाएगा। लेकिन हमने क्या किया? चाइना की जो चीपर सोर्स थे उसका फायदा उठा लिया। तो यानी इस मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग हमने ना करके, इंडिया ने ना करके चाइना से करवा लिया। रीजन क्या था? कि वहां के कम कॉस्ट का फायदा उठा लिया और बेटर वे में प्रोडक्ट बनाया चाइना की कंपनी ने। अगर हमारे यहाँ प्रोडक्ट बनता तो 50 रुपये पर मार्कर कॉस्ट आती। पहला पॉइंट।
दूसरा काम क्या है, बेटर वे के अंदर काम होता है। मान लो हमारी कंपनी के अंदर कोई ऐसा टास्क है जो मैनेजर कंपनी में प्रेजेंट है, वो उनके बस की बात नहीं है, तो हम बाहर की किसी पर्सन को हायर करते हैं, उस नॉलेजेबल पर्सन को, उस एजुकेटेड पर्सन को, जिसको उस चीज की नॉलेज है, जिसको उस टास्क की नॉलेज है, हम उस पर्सन से काम करवाएंगे, उसके बदले में उसको फीस दे देंगे। तो हमने क्या किया, मार्कर ना हमने खुद ना बना करके किसी दूसरी कंपनी से बनवाए, पहला काम। दूसरा, किसी ऐसे टास्क को, किसी ऐसी सर्विसेज को जो हमने ना करके बाहर के किसी पर्सन को हायर करके बाहर के पर्सन से करवाई, दो काम करवाए। रीजन क्या था, हम कारण है कि काम एक तो बेटर वे में होगा और कम कॉस्ट पर करने के लिए हम इन आउटसोर्सिंग की मदद लेते हैं। इन आउटसोर्सिंग को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा चुका है और क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा चुका है। आउटसोर्सिंग के दो टाइप्स हैं, एक केपीओ होता है और एक बीपीओ होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। वर्ड पे ध्यान दे लो, अपने आप समझ आ जाएगा इनका मीनिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये क्या है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। यहां पर हम नॉलेज को यूज कर रहे हैं किसी पर्सन की, यहां पर हम बिजनेस को यूज कर रहे हैं। हमने देखो, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का मतलब है कि हम बिजनेस की कुछ एक्टिविटी को, यानी इस मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग हमने कहां से करवाई थी, चाइना की किसी कंपनी से करवा ली मान लो। तो जरूरी नहीं है कि हम फॉरेन से करवाएं, इंडिया की कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी से भी बनवा सकती है। मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए चाइना का। तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है कि इसमें हम किसी टास्क को किसी दूसरे बिजनेस से करवा रहे हैं, किसी दूसरी फैक्ट्री, किसी दूसरी कंपनी, किसी दूसरे बिजनेसमैन से उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करवा रही है, बिजनेस खुद नहीं कर रहा। पहली बात ये होता है बीपीओ के अंदर। बीपीओ को डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी इन शॉर्ट आपको मीनिंग बता रही हूँ। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के अंदर हम बाहर के किसी सोर्स को यूज कर रहे हैं बिजनेस एक्टिविटी को करने के लिए, यानी इस मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, हम बाहर के किसी सोर्स को यूज कर रहे हैं कि उसकी नॉलेज का फायदा उठाने के लिए। बिजनेस के अंदर कोई टास्क ऐसा था जो बिजनेस के अंदर प्रेजेंट मैनेजर है उनके बस की बात नहीं थी, हमने बाहर से किसी पर्सन को हायर किया जिसको नॉलेज थी उस टास्क की, ताकि वो काम बेटर वे के अंदर और मिनिमम कॉस्ट के साथ कर सके। यानी किसी दूसरे पर्सन, किसी बाहर के पर्सन की नॉलेज का फायदा उठाकर हमने बिजनेस का कोई काम करवाया, तो वो आता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो दोनों का मीनिंग समझ आया आपको। बीपीओ का मतलब बिजनेस की कोई एक्टिविटी करवा ली, यानी बिजनेस का कोई काम करवाया है, कोई मैन्युफैक्चरिंग करवाई है, कोई गुड्स या सर्विसेज को बनवाया गया है। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग के अंदर हमने किसी प्रोडक्ट को नहीं बनाया, लेकिन हमने किसी पर्सन की जो सर्विस है, जो उसकी नॉलेज है, जो उसके अंदर एफर्ट्स हैं, यानी जो उसके अंदर जो बेटर वे में काम करने की जो एफिशिएंसी है, उसको यूज करके हमने अपने बिजनेस के अंदर उसको अडॉप्ट किया है। तो आउटसोर्सिंग का मतलब है कि कोई भी टास्क जो बिजनेस खुद ना करके बाहर की किसी पार्टी से करवा रहा है, वो आते हैं आउटसोर्सिंग के अंदर। रीजन मैंने आपको बता दिया, मिनिमम कॉस्ट और बेटर वे में प्रोडक्ट बनाने के लिए। दूसरा पॉइंट था कि आउटसोर्सिंग के दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इनको हम डिटेल में आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो है सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। अब सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल का मतलब क्या है, देखो आप में से किसी ना किसी ने तो जरूर सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा नेटफ्लिक्स का। तो नेटफ्लिक्स वाले क्या कर रहे हैं, आपको किसी सिनेमा हॉल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप क्या है, घर बैठे बैठे आराम से आपके हाथ में मोबाइल है, उस मोबाइल में इंटरनेट है और आप आराम से बैठे बैठे मस्त मूवी देख रहे हो थिएटर के जैसे। तो ये क्या है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल्स हैं। यानी आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा है और वहां घर बैठे बैठे आप जो भी नई मूवी आती है, जो भी नई सीरीज आती है, उसको पूरे इंजॉय कर रहे हो। तो किसके थ्रू हुआ इंजॉय, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू ही हुआ है। तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल क्या है कि एक फिक्स पेमेंट के बदले में आपने कंटिन्यू किसी गुड्स या सर्विसेज को आप क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। जैसे नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम का आपने क्या ले रखा है, सब्सक्रिप्शन ले रखा है, और उस सब्सक्रिप्शन से आप घर बैठे बैठे आराम से मस्त मूवी देख रहे हो। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल हुआ है, ये इंटरनेट और मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उनके थ्रू ही ये सब पॉसिबल हुआ है। तो ये मैंने कुछ की एस्पेक्ट बताए हैं आपको, 4: ई कॉमर्स, ई बिजनेस, आउटसोर्सिंग और सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल।
अब देखो, जो आउटसोर्सिंग मैंने आपको यहाँ बताया है, अब आप बोलोगे इसमें ई बिजनेस से रिलेटेड क्या हुआ। देखो, अगर मान लो मेरे को इस मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग चाइना की कंपनी से करवानी है, तो क्या मैं चाइना जाऊंगी इसकी मैन्युफैक्चरिंग करवाने? नहीं, मैं चाइना की कंपनी से इंडिया में बैठे बैठे ही क्या कर लूंगी, कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगी। मोड क्या रहेगा? मोड रहेगा इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू मैंने चाइना की कंपनी से क्या किया, कॉन्टैक्ट किया कि मेरे को इस क्वालिटी का और इतनी क्वांटिटी के अंदर ये मार्कर चाहिए, आप इतनी पर मार्कर प्राइस पर आप मेरे को ये डिलीवर करोगे। तो दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट हुआ। मैं इंडिया में हूँ, चाइना का जो बिजनेसमैन है वो चाइना के अंदर है, तो दोनों के अंदर जो इंटरकनेक्शन हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? थ्रू इंटरनेट, यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। तो बताने का एम यही था कि बिजनेस को जो करने का तरीका है, जो मोड है, वो चेंज हो गया है, नया हो गया है, आधुनिक हो गया है। उसमें 4 चीजें हमने पढ़ी हैं। क्या है? पहला ई कॉमर्स, दूसरा ई बिजनेस, तीसरा है आउटसोर्सिंग, और फोर्थ अपने पास सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल्स। ये सिर्फ इससे रिलेटेड टर्म्स हैं जो मैंने आपको डिस्कस की है। अब हम आगे देखते हैं डिटेल में, ये दोनों टॉपिक भी अपन डिस्कस करेंगे। देखो आगे, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि हमने काफ़ी टाइम ये हो गया कि हम ऑनलाइन ऑर्डर लगाएंगे, हमें गुड्स रिसीव हो जाएंगे, हम पेमेंट करेंगे। ये सब किसके थ्रू? ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से, ये सब इंटरनेट की वजह से पॉसिबल होगा। लेकिन होगा कैसे वो देखो। हाउ टू डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड मेकिंग पेमेंट। आपने घर बैठे बैठे मिस्टर ए को मान लो एक जैकेट चाहिए थी, एक हुडी चाहिए थी, उसने ऑर्डर तो लगा दिया घर बैठे बैठे, लेकिन उसको डिलीवरी भी तो लेनी होगी ना, उसको रिसीव भी तो करनी होगी वो जैकेट। सेकंड, उसको पेमेंट भी तो करनी है। क्या सिर्फ ऑर्डर लगा देने से ही जैकेट आ जाएगी? नहीं, उसकी अपने को डिलीवरी भी लेनी है और उसकी पेमेंट भी करनी है। तो मिस्टर ए अगर हुडी को परचेज कर रहा है तो उसको ये दोनों चीज़, डिलीवरी एंड पेमेंट, दोनों मैकेनिज्म करने पड़ेंगे। तो पहला पॉइंट है कि हाउ टू डिलीवरी ऑफ गुड्स, कि गुड्स की डिलीवरी होगी कैसे। देखो, गुड्स डिलीवर कैसे होते हैं। मान लो मैंने घर बैठे बैठे एक हुडी को ऑर्डर किया, तो हुडी फिजिकली प्रेजेंट होगी। कब? मेरे घर के सामने आएगी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद। तो क्या हुए, वो गुड्स फिजिकली प्रेजेंट हुआ है। सेकंड पॉइंट, मान लो मेरे को हरियाणा से राजस्थान जाना है और जाना है बाई ट्रेन। तो मैंने क्या की, ट्रेन की टिकट बुक की। तो ट्रेन की टिकट मैंने पेमेंट कर दिया घर बैठे बैठे, और जो चीज़ मेरे को चाहिए थी ट्रेन की टिकट, तो वो मेरे को मेरे मोबाइल पर, मेरे लैपटॉप पर मिल गई। तो क्या कोई फिजिकली यूनिट प्रेजेंट हुई? नहीं। जो सर्विसेज चाहिए थी वो मेरे को स्क्रीन पर अवेलेबल है। जो मैंने हुडी मंगवाई उसमें हुडी खुद प्रेजेंट हुई थी फिजिकली। तो 2 चीज़ है डिलीवरी लेने के, 2 कंसेप्ट हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिलीवरी, गुड्स आर 2 टाइप्स। डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स के 2 टाइप्स होते हैं। एक वो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जो आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल होते हैं, यानी ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटिव गुड्स या फिर ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रांजैक्शन। सेकंड है फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स। आपने क्या है, पहले अपन समझते हैं फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स, यानी आपने किसी गुड्स को ऑर्डर किया, ऑर्डर करने पर वो गुड्स खुद आया है, उस गुड्स को डिलीवर किया गया है आपके घर पर। तो वहाँ पर उस गुड्स की क्या हुई है, फिजिकल प्रेजेंट हुई है। जैसे कि आपने मान लो घर बैठे बैठे एक कार ऑर्डर कर दी, आपको चाहिए थी 4 व्हीलर। आपने एक 4 व्हीलर को कंपनी से कांटेक्ट किया कि मेरे को इसी सेगमेंट में ये गाड़ी चाहिए। तो कंपनी ने क्या कर दिया, आपके ऑर्डर को रिसीव कर लिया, और आज ऑर्डर लगाए थे, मान लो आपने ऑर्डर लगाया है 13 जन को, 13 जन को ऑर्डर लगाया और 20 जन को आपकी गाड़ी आपके घर के पास में। तो मैंने ऑर्डर कब लगाया, 13 तारीख को, मेरे को रिसीव कब हुई है गाड़ी, 20 तारीख को। तो उसमें गैप तो है। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट, गैप मिलेगा एक तो, जिस दिन आपने डिलीवर किया उस दिन क्या पता आपको मिल भी जाए वो गुड्स और कुछ टाइम बाद भी मिल जाए, पहली बात। दूसरी बात क्या थी, वो जो आपने चीज़ ऑर्डर की है, जो गुड्स ऑर्डर किया है, वो फिजिकली आपके पास प्रेजेंट होगा। वो क्या होगा, आपके घर के पास, घर के ऊपर आएगा। कितने दिन के पास, 2, 5, 7 दिन जो भी होंगे। तो फिजिकली डिलीवर ऑफ गुड्स में यहाँ पर इमिडिएटली डिलीवर पॉसिबल नहीं होगी। आपने कार का ऑर्डर तो लगा दिया, तो क्या पता कंपनी के पास एट प्रेजेंट उस सेगमेंट में वो कार हो या ना हो, आगे से मंगवाएगी ऑर्डर देके वो भी। अब आप बोलोगे हम तो यहाँ पर पिज़्ज़ा ऑर्डर लगाएंगे, तो पिज़्ज़ा आपने ऑर्डर लगाया था अभी, पिज़्ज़ा भी आपको कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे बाद मिलेगा।
तो जब आपने ऑर्डर लगाया है, जब आपने ऑर्डर दिया है सामने वाली पार्टी को, उसी टाइम यानी कुछ सेकंड के अंदर या कुछ मिनटों के अंदर तो आपके पास वो गुड्स नहीं होगी, यानी कुछ तो टाइम लगेगा। फिजिकली डिलीवर ऑफ गुड्स में जिस गुड्स को आपने ऑर्डर किया है वो कुछ टाइम बाद में आपके पास प्रेजेंट होगी फिजिकली फॉर्म में। सेकंड दे रखा था ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटिव। ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटिव गुड्स के अंदर क्या है कि मान लो आपको जैसे कंप्यूटर, पहले इसका मीनिंग देखो, कंप्यूटर, फोन, लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको वो सर्विस मिल जाती है। जैसे मेरे को हरियाणा से राजस्थान जाना था, मैंने अपनी टिकट बुक की थी ट्रेन की, तो वो ट्रेन की टिकट मेरे मोबाइल के ऊपर मेरे सामने प्रेजेंट थी विद इन मान लो 1 या 2 मिनट में। 1 या 2 मिनट भी नहीं लगते, कुछ सेकंड लगते हैं और आपकी टिकट आपके सामने होती है। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर उसी टाइम अवेलेबल थी वो। तो जैसे एयर टिकट, होटल की बुकिंग करनी है, ओल्ड न्यूज़पेपर, अगर आपको ओल्ड न्यूज़पेपर चाहिए तो आप किसके घर जाओगे, किसके पास जाओगे? आप सब्सक्रिप्शन लो और किसी भी दिन का आप न्यूज़पेपर निकाल सकते हो। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल है? ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है इंटरनेट के थ्रू, सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू। तो डिलीवरी गुड्स की 2 तरीके से होती है, एक तो होता है ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटिव और दूसरा होता है फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स। फिजिकल डिलीवरी में वो गुड्स जो आपने ऑर्डर किया है वो फिजिकल फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट होगा कुछ टाइम के बाद में। ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटिव में कोई फिजिकल यूनिट आपके सामने प्रेजेंट नहीं होगी, जिस भी रिगार्डिंग जो है गुड्स या सर्विसेज जो भी आपको चाहिए था वो आपकी कंप्यूटर, फोन, लैपटॉप की स्क्रीन पर अवेलेबल होगी विद इन फ्यू सेकंड के अंदर। अब बात आती है कि आपने डिलीवरी तो ले ली, अब पेमेंट भी तो चाहिए। पेमेंट किस मोड के थ्रू करोगे? पेमेंट कैन आल्सो बी मेड थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट। आपने घर बैठे बैठे पिज़्ज़ा मंगवा लिया, आप मान लो 30 मिनट के बाद में क्या हो गया, पिज़्ज़ा आ गया, तो आपकी पिज़्ज़ा की पेमेंट भी तो करनी होगी ना। तो पिज़्ज़ा की पेमेंट आप डायरेक्ट अपनी UPI ID से उसकी पेमेंट कर सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पर अपने को कार का एग्जांपल लिया था, तो कार की पेमेंट, कार हमने परचेज़ किया, हमने ऑर्डर कर दिया, 13 जनवरी को रिसीव हुई थी मान लो 20 जनवरी को, तो 13 से 20 जनवरी में टाइम तो लगा था, यानी इमीडिएट आपको उसकी डिलीवरी नहीं मिलती है। यहाँ पर हम बता रहे थे कि पेमेंट करना है, तो मैंने इस कार की, मान लो मैंने कार परचेज़ की है 10 लाख की, 10 लाख की कार परचेज़ की और मैंने 2 इंस्टॉलमेंट में UPI के थ्रू इसकी टोटल पेमेंट कर दी। क्या मैं शोरूम गई थी? नहीं, हम गाड़ी को परचेज़ करने के लिए शोरूम नहीं गए। हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर बैठे बैठे गाड़ी को ऑर्डर कर दिया, यानी फिजिकल डिलीवरी मिलेगी अपने को गुड्स की, कार आएगी अपने घर पर। फ़ोन में आपने ऑर्डर लगा दिया, मेरे को एक कंपनी से कॉन्टैक्ट किया कि मेरे को एक कार परचेज़ करनी है, आपको फ़ोन की स्क्रीन पर कार दिखा देंगे, क्या आप उससे काम चला लोगे? नहीं, आपको गाड़ी चाहिए फिजिकली फॉर्म के अंदर। सेकंड पॉइंट था कि आपने ऑर्डर तो लगा दिया, गाड़ी मिलेगी आपको 10 दिन के बाद, पेमेंट भी तो करनी होगी। पेमेंट कर रहे हैं हम UPI ID के थ्रू, तो UPI के थ्रू हमने पेमेंट कर दिया। ना तो हम गाड़ी को देखने के लिए शोरूम गए, ना हम गाड़ी को लेने के लिए शोरूम गए। शोरूम वाले ओनर ने क्या किया, गाड़ी को खुद घर पे डिलीवर करवा दिया और हमने पेमेंट कर दी। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल हुआ है? ये सिर्फ पॉसिबल हुआ है इंटरनेट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू। अब हम देखेंगे कि ये जो हम ई बिज़नेस काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, ई बिज़नेस, इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस, इसके मोड क्या हैं? क्या सिर्फ कस्टमर सिर्फ एक प्रोड्यूसर से ही गुड्स परचेज कर सकता है? क्या एक प्रोड्यूसर दूसरे प्रोड्यूसर से भी गुड्स परचेज कर सकता है? क्या एक कस्टमर दूसरे कस्टमर से भी गुड्स परचेज कर सकता है? यानी हम ई बिज़नेस के मोड को देखेंगे, यानी ई बिज़नेस यानी इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस हम कितने तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं कि स्कोप ऑफ ई बिज़नेस, यानी हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बिज़नेस तो कर रहे हैं, हम घर बैठे बैठे हम बिज़नेस के अंदर रहकर ही मान लो ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके स्कोप क्या है, वो कितने तरीके से कर सकते हैं। पहला है, अपने पास 4 है इसके पास। पहला B2B कॉमर्स। कई बार पेपर में क्वेश्चन लिखा सकता है कि स्कोप ऑफ ई कॉमर्स या फिर स्कोप ऑफ ई बिज़नेस, दोनों का मतलब एक ही है। देखो, स्कोप ऑफ ई बिज़नेस, आप ये मत देखना कि मैम आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि ई बिज़नेस अलग है और ई कॉमर्स अलग है। देखो, कॉमर्स का मतलब है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड बिजनेस का मतलब भी है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन इसमें कुछ एक्टिविटी और भी इंक्लूड है। लेकिन दोनों के अंदर क्या है, बाइंग एंड सेलिंग तो है गुड्स एंड सर्विसेज की,
तो स्कोप ऑफ ई बिजनेस लिखा है या फिर स्कोप ऑफ ई कॉमर्स लिखा है, उसका मतलब एक ही है, उसके 4 स्कोप हैं। पहला है B2B कॉमर्स, यानी बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स करना। कॉमर्स का मतलब बाइंग एंड सेलिंग, यानी एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग कर रहा है। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे पॉसिबल होगा, क्या कोई बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस की गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेगा? हाँ जी, बिल्कुल होता है ऐसे। देखो, 2 बिजनेस यूनिट या फिर 2 फर्म यूनिट मेक ई ट्रांजेक्शन। 2 बिजनेस जो 2 फर्म आपस में अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। एग्जाम्पल हम लेते हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल सैमसंग कंपनी और एप्पल कंपनी। 2 अलग अलग कंपनी है, 2 अलग अलग बिजनेस है। सैमसंग कंपनी की जो डिस्प्ले है, उस डिस्प्ले को कौन यूज करता है? एप्पल की कंपनी अपने फ़ोन में यूज करती है। अब सबको होगा ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा ही है। एप्पल का फ़ोन आप काफ़ी हाई फाई मानते हो कि एप्पल से बड़ा तो कोई कंपनी है ही नहीं, उससे अच्छा तो कोई फ़ोन है ही नहीं। है, उसका फ़ोन, उनके फ़ोन में है दम, उनके प्रोडक्ट में है दम, लेकिन ज़्यादा क्या है, उनकी लोगों की वजह से, उनकी जो रेपुटेशन है उसकी वजह से उसकी प्राइस ज़्यादा है। सैमसंग के फ़ोन भी काफ़ी अच्छे आते हैं। सैमसंग कंपनी जो डिस्प्ले बनाती है, जो स्क्रीन बनाती है, उस स्क्रीन को कौन परचेज़ करता है? एप्पल कंपनी परचेज़ करती है। और एप्पल कंपनी के कुछ फीचर्स, कुछ प्रोडक्ट को सैमसंग कंपनी भी अपने प्रोडक्ट के अंदर यूज करती है। तो दोनों बिजनेस क्या कर रहे हैं? कुछ यूनिट्स को, कुछ गुड्स को, कुछ सर्विसेज को आपस में बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं। तो उन एक्टिविटी को किसके अंदर इंक्लूड करेंगे? बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स के अंदर। सेकंड पॉइंट, C2C कॉमर्स, कंज्यूमर टू कंज्यूमर कॉमर्स। अब आप बोलोगे ऐसा हो सकता है कि एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर से गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग कर रहा है। फॉर्म क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉनिक रहेगा, ये ध्यान रखना, ई बिजनेस। अब आप बोलोगे कि हमारे आस पड़ोस में कभी कभी मेरी ताई जी, कभी कभी मेरी चाची जी कुछ सामान लेने आ जाती है। वो ई नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मोड नहीं है, वो तो अपनी वो देसी में अपनी कटोरी लेके आती है कि आज सब्जी दे दो, आज चावल दे दो, आज फलाना दे दो, आज ढिमका दे दो। यहाँ पर बात हो रही है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो C2C कॉमर्स का मतलब है कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर कॉमर्स, यानी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ परचेज एंड यूज्ड गुड्स। परचेज, जो गुड्स पहले परचेज हो चुकी हैं, जो गुड्स पहले हम यूज कर चुके हैं, उनकी बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है। आपने नाम सुना होगा एक एप्लीकेशन का OLX, एक एप्लीकेशन का नाम सुना होगा आपने eBay। इन दोनों एप्लीकेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, हमारी कोई पुरानी चीज़ होती है वो हम OLX पर फोटो क्लिक करके डाल देते हैं। अगर सामने वाली किसी पर्सन को उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और वो चीज़ वो उतने रुपए में कंपनी से परचेज नहीं करना चाहता, मतलब थोड़े से कम प्राइस में, सेकंड हैंड, बात यह है कि C2C कॉमर्स होता है सेकंड हैंड गुड्स का। मेरे को मान लो मेरी वॉशिंग मशीन पुरानी लगने लगी, मैंने फोटो क्लिक की, मॉडल लिखा और OLX पे डाल दिया कि जिसको भी परचेज करनी हो इस प्राइस में ये मॉडल है, परचेज कर सकता है। सामने से क्या है कि सामने से मान लो मिस्टर ए का मैसेज आता है कि मेरे को ये मशीन चाहिए, आप इतने रुपए में देना चाहते हो, मैं लेने को तैयार हूँ। तो ये क्या हुआ है? यूज्ड की हुई गुड्स का, यानी जो पुरानी गुड्स हैं उनका क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर आपस में क्या कर रहे हैं, बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं। मैं भी एक कंज्यूमर हूँ क्योंकि मैं भी तो इसको परचेज करके लेके आई थी। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब इसको सेल करना चाहती हूँ। अब मैं दिन रात वॉशिंग मशीन तो सेल नहीं कर रही, मैंने अपनी घर की जो पर्सनल वॉशिंग मशीन थी उसको सेल कर दिया OLX पे डाल करके, और सामने से किसी पर्सन ने परचेज कर लिया। ना तो मैं बिजनेसमैन हूँ, ना मिस्टर ए बिजनेसमैन है। तो जब कंज्यूमर टू कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग होती है और यूज्ड गुड्स होते हैं, वो पहले से परचेज किए हुए गुड्स होते हैं, वो एक्टिविटी आती है यहाँ पर। तीसरा अपने पास है B2C, यानी बिजनेस टू कॉमर्स, सॉरी बिजनेस टू कंज्यूमर। अब एक साइड बिजनेस है और एक साइड कंज्यूमर है। जितनी भी हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, अब मैंने मार्कर मंगवाया, मैंने हुडी मंगवा ली, मैंने ऑनलाइन पिज्ज़ा मंगवा लिया, मैंने कुछ भी मंगवा लिया, और किसी बिजनेस से, किसी जो हम दिन रात यूज करते हैं ना, हम सारे दिन ऑर्डर करते रहते हैं, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, तो गली में खड़ा ही रहता है। कभी तो ई-कार्ट वाला खड़ा रहता है, कभी कुछ वाला, ऑनलाइन डिलीवरी वाले खड़े ही रहते हैं। वो सारी गुड्स आती हैं इसके अंदर बिजनेस टू कंज्यूमर कॉमर्स। बिजनेस टू कंज्यूमर कॉमर्स के अंदर हम बिजनेस से क्या कर रहे हैं, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज की कंज्यूमर क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है।
एग्जाम्पल हम यहाँ पर नेटफ्लिक्स का भी ले रहे हैं सर्विसेज के लिए। मान लो आपको कोई सर्विसेज लेनी है, आपने क्या लिया, नेटफ्लिक्स से आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, अब आराम से मस्त बैठे हुए आप मूवी देख रहे हो। तो वो क्या है, वो बिजनेस टू कॉमर्स ही, बिजनेस टू कंज्यूमर कॉमर्स है वो। मैंने मान लो मेरे को पिज्ज़ा खाना था, मैंने पिज्ज़ा का ऑर्डर कर दिया। अब पिज्ज़ा मैंने ऑर्डर किया और डोमिनोज वालों ने पिज्ज़ा से भेज दिया। तो डोमिनोज वाले क्या है, बिजनेस है और मैं एक कंज्यूमर हूँ, यानी बिजनेस और कंज्यूमर के बीच में बाइंग और सेलिंग हुई है। थर्ड है इंट्रा बी कॉमर्स। अब ये क्या हो गया, अब ये नई चीज़ क्या आ गई। इंट्रा का मतलब क्या है, इंट्रा का मतलब अंदर ही, बी का मतलब बिजनेस, बिजनेस के अंदर ही ट्रांजेक्शन हो रही है। इंट्रा बी कॉमर्स का मतलब है कि बिजनेस के अंदर ही ट्रांजैक्शन हो रही है। बिजनेस का एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कोई गुड्स मंगवा रहा है, फिजिकली नहीं दे के आ रहे। मोड किसके चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक, ई बिजनेस। इलेक्ट्रॉनिक वो क्या कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं एक बिजनेस के अंदर ही। कैसे हो सकता है, सेम बिजनेस में दो डिपार्टमेंट के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, तो वो आती है इंट्रा बी कॉमर्स के अंदर। मान लो मार्केटिंग डिपार्टमेंट इंटरेक्ट करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। जब तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट को नहीं बताएगा कि मैंने ये नया प्रोडक्ट बनाया है, तो उसको लॉन्च कैसे करेगा। तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी, हर एस्पेक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बताएगा, तभी तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट पब्लिक के लिए क्या करेगा, एडवर्टाइजमेंट करेगा कि हमने ये नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया गया है। तो ये क्या है, एक बिजनेस के अंदर ही क्या कर रहे हैं, दो डिपार्टमेंट आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अब देखो इंट्रा बी कॉमर्स में और बिजनेस टू बिजनेस में कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर दो अलग अलग बिजनेस के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग हो रही है। एक बिजनेस सैमसंग है, दूसरा बिजनेस एप्पल है। दो अलग अलग कंपनी के बीच में कुछ टूल्स की क्या कर रही है, आपस में बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं। यहाँ पर एक ही बिजनेस के अंदर दो डिपार्टमेंट, मान लो सिर्फ सैमसंग कंपनी है, सैमसंग कंपनी के ही दो डिपार्टमेंट, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट और दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अगर आपस में कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो वो किसके अंदर आती है, इंट्रा बी कॉमर्स के अंदर आती है। यानी इंट्रा बी का मतलब बिजनेस। तो ये हमने देखा, ये सबसे आज के जो अपना टॉपिक है इसका सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये देखने में ईजी लग रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होती है, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ओएलएक्स किस में आता है। ओएलएक्स बिजनेस के किस स्कोप में आता है, B2B में, C2C में, इंट्रा बी में और B2C में। तो ओएलएक्स किस में आएगा, C2C में आएगा, क्योंकि इसमें कंज्यूमर टू कंज्यूमर बाइंग और सेलिंग होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। तो ये अपना स्कोप ऑफ बिजनेस में चार स्कोप है। पहला B2B, C2C, B2C और एक है इंट्रा बी कॉमर्स। अब देखो आगे, अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमें ई बिजनेस के बेनिफिट क्या मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के। मान लो इस मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग करनी है और इस मार्कर को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, उस रॉ मटेरियल की कॉस्ट पड़ती है इंडिया में ज़्यादा। तो क्या हम मार्कर नहीं बनाएंगे? अगर इंडिया के अंदर जो रॉ मटेरियल मिलता है, यानी जो प्लास्टिक मिलता है, अगर उससे हम इस मार्कर को बनाते हैं तो 50 रुपये पर मार्कर की कॉस्ट आती है। लेकिन अगर इसी मार्कर के रॉ मटेरियल को हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, यानी अगर हम चाइना से इस मार्कर को बनाने के लिए रॉ मटेरियल यानी प्लास्टिक को इंपोर्ट करते हैं और फिर उस प्लास्टिक से इस मार्कर को बनाते हैं, तो उसकी कॉस्ट पड़ती है 30 रुपये मान लो पर मार्कर। तो क्या आपके पास दोनों ऑप्शन में से आप किसको चूज करोगे? आप बोलोगे हम इस ऑप्शन को चूज करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम चाइना से रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं। मान लो मैं बिजनेसमैन हूँ, क्या मैं चाइना गई थी रॉ मटेरियल लाने? नहीं, मैंने इंडिया के अंदर रहकर चाइना की कंपनी को ऑर्डर किया कि मुझे इतनी क्वांटिटी का और इस क्वालिटी का इतना प्लास्टिक चाहिए। तो चाइना की कंपनी ने क्या कर दिया, इंडिया के अंदर डिलीवरी कर दिया गुड्स का और मैंने उसकी पेमेंट कर दी। तो क्या इंडिया में रहकर ही मैंने रॉ मटेरियल को मंगवा लिया या नहीं? तो क्या बोला गया है कि ई बिजनेस के बेनिफिट क्या है? पहला बेनिफिट है वर्ल्ड वाइड रीच, यानी वर्ल्ड वाइड रेंज होगी। हम कहीं बैठे भी, कहीं से भी, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। दूसरी पॉइंट, शॉर्टनिंग द सप्लाई चेन। अब सप्लाई चेन छोटी होगी है। कैसे सप्लाई चेन छोटी होगी? देखो, अगर मान लो मेरे को पहले इस मार्कर को लेना होता था, तो प्रोड्यूसर से ये मार्कर होलसेलर के पास आता था, होलसेलर से ये मार्कर
रिटेलर के पास आता था और रिटेलर से ये मार्कर मान लो शॉपकीपर के पास में आता था और शॉपकीपर से ये मार्कर कंज्यूमर के पास में आता था। तो ये मार्कर यहाँ से यहाँ तक आने के लिए और इस कंज्यूमर को इस शॉप पर जाना पड़ता था इस मार्कर को परचेज करने के लिए। लेकिन अब क्या हो गया, अब मैंने डायरेक्ट इस प्रोड्यूसर को क्या किया, ऑर्डर किया। मैंने 10 मार्कर ऑर्डर लगा दिए और घर बैठे मेरे पास मार्कर आ गए। ये बीच वाली क्या है, ये बीच वाली सारी चेन हट गई। बीच वाली सारी चेन हट गई तो क्या बोला गया था, शॉर्टिंग द सप्लाई चेन। सप्लाई चेन छोटी हो गई है। प्रोड्यूसर से डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूमर तक जा रहा है सिर्फ एक क्लिक से, एक ऑर्डर से। किसके थ्रू पॉसिबल हुआ, इसी ई बिजनेस के थ्रू पॉसिबल हुआ। नेक्स्ट अपने पास है इजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है। इजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस का मतलब है कि जिस पर्सन को भी जिस मटेरियल की, जिस गुड्स की रिक्वायरमेंट है, वो पर्सन उस गुड्स को कहीं पर कभी भी मंगवा सकता है। फिर क्या है, क्विक सॉल्यूशन टू डाउट। इस पॉइंट को हम पढ़ेंगे। मान लो आप में से किसी बच्चे ने बैच ले रखा है, जो बैच प्रोवाइड करते हैं कोई भी एप्लीकेशन से। मान लो आपने अध्ययन मंत्रा से एक बैच परचेज कर रखा है और बैच परचेज कर रखा है आपने, अभी किसका एग्जाम हुआ है, केवीएस का एग्जाम हुआ है, तो केवीएस के रिगार्डिंग आपने बैच परचेज कर रखा था। तो क्विक सॉल्यूशन टू डाउट, अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसी टाइम पर उसका सॉल्यूशन ले सकते हो। मान लो आप बोलते हो कि हमने तो ऑफलाइन कोचिंग ले रखी है। अगर आपने ऑफलाइन कोचिंग ले रखी होती तो आपको अगले 2 दिन का वेट करना पड़ता। मान लो आप पढ़ रहे थे और फ्राइडे को आपके पास में कोई डाउट आ गया, तो 2 दिन तक क्या करोगे, आप वेट करोगे और वेट करने के बाद मंडे आएगा तब जाके आप अपने डाउट को दूर करोगे। लेकिन अगर आपका बैच ऑनलाइन है, अगर आपने ऑनलाइन बैच ले रखा है, तो आप उसी टाइम पर अपने सर को अपना डाउट बताओगे और उसको क्लियर कर लोगे। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल हुआ है, ये इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू ही पॉसिबल हुआ है। ये जो ये बैच परचेज करते हैं बच्चे, ये जो कोचिंग वाले बैच सेल करते हैं, ये भी एक तरीके का बिजनेस ही है। फिर क्या है, इजी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना इजी हो गया है। क्यों, देखो अगर प्रोड्यूसर ने कोई नया प्रोडक्ट बनाया तो वो प्रोडक्ट यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, 6 महीने तो उसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में लग जाएंगे। तो अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो डायरेक्ट कंपनी अपनी साइट पर डालती है कि हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और कस्टमर उस प्रोडक्ट से उसी टाइम अवेयर हो जाता है और उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है। फिर क्या है, लेस कॉस्ट आती है। कॉस्ट कम कैसे आती है, प्रोड्यूसर से होलसेलर के पास जाता था प्रोडक्ट, यहाँ प्रोडक्ट बना है 100 रुपये का, इसने अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया 50 रुपये। होलसेलर के पास ये प्रोडक्ट कितना गया, 150 में। होलसेलर ने अपना प्रॉफिट ऐड करके 50 रुपये इसको बेच दिया 200 रुपये में। अब रिटेलर ने अपना प्रॉफिट ऐड किया और इसको बेच दिया 250 रुपये में। अब 100 रुपये का प्रोडक्ट जाके ये भी तो अपना प्रॉफिट ऐड करेगा और इसने कंज्यूमर को बेचा है 300 रुपये में। 100 रुपये का प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुँचते पहुँचते 300 रुपये का हो गया। तो क्या कॉस्ट कम नहीं होगी, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा कितने में बेचेगा। कॉस्ट 100 की थी, 150 में भी दे देगा, 200 में दे देगा, 250 में दे देगा। प्रोडक्ट की इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं होगी। यहाँ से यहाँ लाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट हुई, यहाँ से यहाँ लाने के लिए फिर ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट हुई, यहाँ से यहाँ लाने के लिए फिर ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट हुई, तो ये सब खर्चे बच जाएंगे, टाइम सेविंग होगी। एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होते यहाँ तक आते आते उसको 6 महीने लग गए। टाइम कैसे बचेगा, इस पर यहाँ प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, कंज्यूमर क्या करेगा, इसकी साइट पर चेक करेगा, हाँ ये प्रोडक्ट आ रखे हैं, तो डायरेक्ट कस्टमर इसके प्रोडक्ट से अवेयर हो जाएगा, टाइम सेविंग होगी। आपने मान लो आपको हुडी लेने जाना था और आप नहीं जा सकते, मान लो बीमार हो, तो 10 दिन तक का वेट करना पड़ेगा जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। अगर आपके पास ई मोड है, यानी ई बिजनेस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, घर बैठे बैठे हुडी के लिए क्या कर दिया, आपने ऑर्डर कर दिया, 2 दिन 3 दिन बाद में आपकी हुडी आपके घर पे अवेलेबल होगी। फिर क्या है कि लेस रिस्क इन पेमेंट, पेमेंट में रिस्क कम होगा। पेमेंट में देखो वैसे तो लिखा तो हुआ है बुक्स में कि रिस्क कम होता है पेमेंट में, ऐसा नहीं है। फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा स्पैम होते हैं ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो। लेकिन अब अगर बुक में लिख ही दिया तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा। तो लेस रिस्क इन पेमेंट, पेमेंट में रिस्क कम होता है क्योंकि हम किसके थ्रू पेमेंट करेंगे, पेमेंट जाती है, ट्रांजैक्शन ऐड किसके अंदर होती है, जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो यूपीआई के अंदर रिकॉर्ड होती जाती है। मान लो आप में से कोई योनो बच्चा योनो यूज कर रहा है तो योनो के अंदर हर ट्रांजैक्शन ऐड होती रहेगी, चाहे आप गूगल पे से करो, फ़ोन पे से, किसी भी यूपीआई के थ्रू, किसी भी मोड के थ्रू अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो पूरी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड निकल आएगा कि किसने कब और कहाँ कितने पैसे ट्रांसफ़र किए थे।
तो ई बिजनेस के कुछ बेनिफिट थे जो हमने देखे, एक और रह गया, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अवेलेबल इन रिमोट एरिया। रिमोट एरिया यानी जहाँ जो थोड़े से बैकवर्ड एरिया हैं वहाँ पर भी ई मोड के थ्रू, इस ई बिजनेस के थ्रू प्रोडक्ट अवेलेबल होने लगे हैं अब इंडिया के अंदर। वो कैसे पॉसिबल हुआ? इसी ई मोड के वजह से हुआ। मान लो आपको क्या चाहिए, मान लो आपको पिज़्ज़ा खाना है और गाँव में रहते हो, अब गाँव में तो डिलीवरी नहीं देने आएंगे, तो क्या करेंगे? आजकल ये भी हो गया है कि वैसे तो देखो एक दायरा है उनका भी, लेकिन फिर भी क्या करते हैं कि जो पास में सिटी लगती है वहाँ से डिलीवरी लगभग मिल ही जाती है गांव में भी। तो जो रिमोट एरिया है वहाँ पर भी गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होने लगे हैं। किसकी वजह से? इसी ई मोड की वजह से। अब देखो आगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं कि ई बिजनेस यानी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस और जो ट्रेडिशनल बिजनेस था उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले अपने पास फॉर्मेशन है। ई बिजनेस को फॉर्मेट करना इजी है, यानी ई बिजनेस को एस्टेब्लिश करना ज़्यादा इजी है किसके कंपैरिजन में? ट्रेडिशनल बिजनेस में। मान लो अपने पास से, मान लो हम किसका शोरूम करेंगे? हम करेंगे कपड़ों का शोरूम करते हैं, और एक हम ऑनलाइन कपड़े डिलीवर करते हैं। हमने घर पे ही कपड़े ला रखे हैं। मान लो हम कर रहे हैं छोटे बच्चों की ड्रेस की सप्लाई कर रहे हैं, तो हम घर पे हमने छोटे बच्चों की ड्रेस ला रखी है और हम घर से ही सप्लाई कर रहे हैं, तो किसी बिजनेस की, किसी अलग से शॉप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। हमने एक घर में ही एक रूम के अंदर अपना सामान रख लिया और ऑनलाइन डिलीवर दे रहे हैं जब भी डिमांड होती है। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर क्या करना पड़ता था? हमें प्रॉपर एक शॉप की रिक्वायरमेंट थी, हमें प्रॉपर एक जगह की रिक्वायरमेंट थी। प्रॉपर तरीके से हम सामान सेट करके रखते थे कि ये छोटे बच्चों का सामान है, ये इस कैटेगरी का, इस तरीके से। जैसे जैसे कस्टमर आते थे हमें उस प्रोडक्ट की फिजिकली प्रेजेंट करना पड़ता था कि इस साइज़ का, इस बच्चे का ये प्रोडक्ट है, ये उसकी ड्रेस है। बट अब क्या है? अब ई बिज़नेस के आने की वजह से बिज़नेस को फॉर्मेट करना आसान हो गया है, क्योंकि ना तो किसी अलग से जगह की रिक्वायरमेंट है, हम घर में ही किसी एक जगह अपना सामान सेट कर सकते हैं। जैसे ही ऑर्डर आएगा हम डिलीवरी कर देंगे। सेकेंड क्या है? पर्सनल टच है। अब ई बिज़नेस के अंदर पर्सनल टच तो पॉसिबल ही नहीं है। मान लो कोई कस्टमर है, उसको अपने बच्चे की कोई ड्रेस मंगवानी थी, तो उसने ऑर्डर किया कि इस साइज़ की, इस कपड़े में और ये ड्रेस चाहिए, तो वो तो अपने घर पे बैठे हैं, तो वो तो कपड़े को टच करके देख ही नहीं सकता कि कपड़ा किस टाइप का है। बट ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर हम शॉप पे जाते थे, अच्छे से चेक करते थे कि कपड़ा कौन से हमें फैब्रिक का चाहिए, बच्चे के लिए कौन सा कपड़ा कंफर्टेबल रहेगा, यानी हम उसको टच करके आराम से देख सकते थे। बट अब ऐसा पॉसिबल नहीं है ई मोड में। तीसरा है सेटिंग अप कॉस्ट। यहाँ पर बिजनेस को सेटअप करने की कॉस्ट काफ़ी कम आती है। यहाँ पर बिजनेस को सेट करने की कॉस्ट ज़्यादा आती थी, क्योंकि प्रॉपर क्या थी, एक शॉप की रिक्वायरमेंट थी, लाइटिंग, पानी, सब कुछ की रिक्वायरमेंट होती है, तो कॉस्ट ज़्यादा आती थी। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है कि बिजनेस को ऑपरेट करने की कॉस्ट कम आती है, क्योंकि उतनी ना तो लेबर की रिक्वायरमेंट है, ना उतने सेल्समैन की रिक्वायरमेंट है। मान लो अगर मैं ऐसा बिजनेस करती हूँ कि मैं छोटे बच्चों की ड्रेस की सप्लाई करती हूँ, तो ये काम मैं खुद भी कर सकती हूँ अकेली। और अगर मान लो मेरे पास शॉप है और शॉप पर एक साथ 10 कस्टमर आ गए, तो मैं अकेली उनको कैसे हैंडल करूँगी? तो मेरे को हेल्प करने के लिए हेल्पर की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ सेलर की रिक्वायरमेंट होगी। ईज ऑफ एक्सपेंशन यानी बिजनेस को एक्सपेंड करना ईजी है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वाइड रेंज है। मान लो मैं सिर्फ हरियाणा के अंदर छोटे बच्चों की गुड्स की सप्लाई करती थी, छोटे बच्चों की ड्रेसेस की। बाद में मैंने क्या किया, अपना एरिया बढ़ा दिया कि मैं अब हरियाणा के साथ साथ राजस्थान, यूपी और पंजाब, मान लो इन चारों स्टेट के अंदर क्या करूँगी, छोटे बच्चों की ड्रेस की सप्लाई करूँगी। तो मैंने अपना एरिया बढ़ा लिया। लेकिन अगर मेरे को ट्रेडिशनल मोड है बिजनेस का, तो मैं क्या करूँगी, चारों जगह पर मेरे को अपनी शॉप खोलनी पड़ेगी। पहले मेरे को अपनी शॉप वहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, या तो मैं रेंट पर लूँगी या मैं खुद बनाऊँगी। फिर उनके अंदर मेरे को एक सेलर की भी रिक्वायरमेंट होगी। अब मैं चारों शॉप पे तो मैं खुद प्रेजेंट नहीं हो सकती। ह्यूमन रिसोर्स है, यहाँ पर क्वालिफाइड पीपल चाहिए। अगर एक पर्सन है, इलिटरेट पर्सन है, उसको नहीं पढ़ना आता, तो वो कैसे तो गुड्स की देखेगा कि किस चीज़ का ऑर्डर आया है, कितने गुड्स की, उसका साइज़ क्या है। तो यहाँ पर क्वालिफाइड पीपल की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर क्या है, जो सेमी स्किल्ड पर्सन है वो भी चल जाएंगे, क्योंकि उनको अगर मान लो मैंने हेल्पर के लिए एक पर्सन रख लिया और मैंने एक दुकान ओपन कर रखी है छोटे बच्चों की ड्रेसेस की, तो अगर उसको नहीं भी पढ़ना आता तो भी चल जाएगा, क्योंकि मैं उसकी हेल्प करती रहूँगी टाइम टू टाइम। फिर क्या है, रिस्क है। यहाँ पर रिस्क ज़्यादा रहता है, ई बिज़नेस में रिस्क ज़्यादा रहता है, क्योंकि ना तो हम कपड़े को टच करके दे सकते हैं, ना ही पेमेंट की कोई गारंटी है।
क्या पता अगले ने मान लो गुड्स मंगवा लिया और वहाँ पर वो एड्रेस ही ना मिले, तो जो खर्चा है लाने ले जाने का वो तो लग गया ना। तो यहाँ पर ना तो बायर की और ना ही सेलर की, इन दोनों के आपस में कोई गारंटी नहीं होती है, तो यहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है, बट यहाँ पर रिस्क कम होता है। अगर मान लो कपड़े में कोई कमी निकल गई, तो हमने दुकान से कोई कपड़ा परचेज किया, कमी निकली, हम उसके पास चले, चेंज करो इसको। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर डायरेक्ट हो गया है। जो इतनी बड़ी चेन थी कि प्रोड्यूसर से होलसेलर, रिटेलर, फिर उसके बाद जाकर एंड कंज्यूमर, अब वो चेन छोटी हो गई है। अब कंज्यूमर डायरेक्ट प्रोड्यूसर से क्या करता है, गुड्स की डिमांड करता है और ये उसको सप्लाई करता है। यहाँ पर क्या था, ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल थे वो ज़्यादा थे, यानी चेन लंबी थी इसकी। पहले गुड्स बनता था प्रोड्यूसर से होलसेलर परचेज करता था, होलसेलर से रिटेलर के पास और रिटेलर से एंड कंज्यूमर के पास में प्रोडक्ट पहुँचता था, तो ये टाइम लगता था। फिर क्या है, लेंथ ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल की लेंथ यहाँ पर छोटी है और यहाँ पर काफ़ी बड़ी है। बिजनेस साइकिल की लेंथ कैसे होगी, एक प्रोडक्ट मान लो 1 जनवरी को एक नया प्रोडक्ट बनाया गया था, यहाँ तक पहुँचते पहुँचे 1 फरवरी हो गई उस प्रोडक्ट को, तब जाके वो प्रोडक्ट यहाँ पहुँचा है। तो बिजनेस साइकिल के कितना बड़ा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जिस दिन प्रोडक्ट लॉन्च हुआ 1 जनवरी को, उसी दिन बिजनेस ने अपनी साइट पर डाल दिया कि ये नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। हमने ओपन करके देखा 2 तारीख को ही हमने प्रोडक्ट परचेज कर लिया। तो ये ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में डिफरेंस है। देखो, ट्रेडिशनल बिजनेस से ई बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक मोड से बिजनेस होने की वजह से बिजनेसमैन को भी फायदा हुआ है और जो कंज्यूमर है उसको भी फायदा मिला है। लेकिन थोड़ा सा जो रिस्क है वो एक तो ये है कि एक तो हम पर्सनल उस प्रोडक्ट को टच करके नहीं देख सकते, दूसरा एक हमें थोड़ा सा रिस्क रहता है पेमेंट का। तो ये 1-2 रिस्क है, लेकिन ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। तो ई बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस का एक सुधरा हुआ रूप है, एक नया, एक आधुनिक, एक टेक्निक जो नई है, वो इमर्जिंग मोड है बिजनेस का। अब हम देखेंगे कि जो हम आउटसोर्सिंग पढ़ रहे थे कि आउटसोर्सिंग का मतलब क्या था। नेक्स्ट स्लाइड में हम आउटसोर्सिंग को देखेंगे। आउटसोर्सिंग में हम बिजनेस की कोई एक्टिविटी को खुद ना करके किसी दूसरी पार्टी से करवा रहे हैं, और वो 2 तरीके से, एक होता है केपीओ और दूसरा होता है बीपीओ। देखो, अब हम देखते हैं आउटसोर्सिंग के। आउटसोर्सिंग 2 टाइप्स का है, पहला है बीपीओ और सेकंड अपने पास है केपीओ, यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब दोनों को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। देखो, बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी हम बाहर के किसी सोर्स को यूज कर रहे हैं, और किसके लिए यूज कर रहे हैं, बिजनेस के लिए। बिजनेस मीन्स या तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है या फिर गुड्स एंड सर्विसेज के सेल करने में हम बाहर के किसी पर्सन को, बाहर के किसी इंडस्ट्री को, बाहर की किसी कंपनी से मदद ले रहे हैं, उसको हेल्प ले रहे हैं। तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के अंदर क्या होता है कि बिजनेस की एक्टिविटी के लिए हम आउटसोर्स को यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे इस मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें रॉ मटेरियल इंडिया के अंदर कॉस्टली पड़ता है। अगर हम चाइना से इस रॉ मटेरियल को मंगवाते हैं या फिर चाइना से इस मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग करवा लेते हैं, चाइना में कोई कंपनी है, उस कंपनी से हमने इस मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग करवाई और मार्कर को विदाउट लेबलिंग हमने इंपोर्ट कर लिया। हम लेबल अपनी ही कंपनी का लगाएंगे, पैकिंग हम ही करेंगे, लेकिन सिर्फ बनवाया किससे, हमने चाइना से है। हमने क्यों बनवाया चाइना से? पहला रीज़न क्या था कि अगर हम बनाते तो कॉस्ट ज़्यादा आती। अगर चाइना की वो कंपनी जो उस काम में परफेक्ट है, पहले से ही वो बना रही है, तो कॉस्ट कम आती है, क्योंकि वहाँ पर इस मार्कर का रॉ मटेरियल सस्ता मिलता है। सेकंड पॉइंट, चाइना की कंपनी इस मार्कर को बनाने में एकदम एक्सपर्ट है, लेकिन इंडिया की कंपनी, इंडिया के पास उतनी हाई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो हम बाहर की सोर्स का यूज इसलिए लेते हैं ताकि जो प्रोडक्ट बन रहा है, ताकि कोई भी गुड्स या सर्विसेज हो, एक तो वो बेटर वे के अंदर बने और दूसरा उसकी कॉस्ट कम हो। तो बीपीओ के अंदर क्या होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, हम ऑर्गेनाइजेशन से बाहर की सर्विसेज को एक्वायर करते हैं। स्पेशलाइज्ड सर्विस अपने को रिसीव होती है। हमने चाइना की कंपनी से इस मार्कर को बनवाया है, क्यों? क्योंकि चाइना की कंपनी इस मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग में एकदम परफेक्ट है। चीप सोर्स ऑफ सर्विसेज, हमने चीप सोर्स का फ़ायदा उठाते। अगर इस मार्कर को बनाने के लिए हमारे पास तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, मान लो अगर हम बाहर की किसी कंट्री से इस मार्कर को बनाने के लिए अगर मशीन इंपोर्ट करते तो वो खर्चा आता।
दूसरा, इंडिया के अंदर मान लो उस मशीन को परफेक्ट तरीके से चलाने के लिए लेबर नहीं है, पर्सन नहीं है, तो उनको भी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती, उस पर भी खर्चा लगता। तो अगर क्यों ना फिर हम इन सब खर्चों से बच करके चाइना से ही सस्ती रेट पर हम इस प्रोडक्ट को बनवा लेते हैं और मारकर अपनी और इसके ऊपर जो लेबल लगेगा वो अपनी कंपनी का लगा देते हैं। फिर क्या है, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ यूजर्स, और यूजर्स की एफिशिएंसी भी इससे इंक्रीज होती है। तो बीपीओ का मतलब है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। हम बाहर के किसी सोर्स का यूज कर रहे हैं बिजनेस की किसी एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए, और उसमें मेनली क्या होती है, या तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है या फिर गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग में मदद करती है बाहर की पार्टी। अब नीड क्यों है, हमें बीपीओ की नीड क्यों है? मोटा मोटी अगर बात करें तो बीपीओ की नीड इसलिए होती है क्योंकि मान लो जिस चीज़ में हम परफेक्ट नहीं हैं और दूसरी पार्टी, दूसरा पर्सन, दूसरा इंस्टीट्यूशन जो उस काम में परफेक्ट है, क्यों ना हम वो काम खुद ना करके उससे करवाएं, ताकि वो सस्ता भी पड़ेगा और काम भी बेटर वे के अंदर होगा। तो पहला क्या है, ऑब्टेनिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। एक तो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनेगा, क्यों? क्योंकि सामने वाली पार्टी एक्सपर्ट है उस चीज़ के अंदर। दूसरा, अवॉइडिंग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इन सर्विस। मान लो इस मार्कर को बनाने के लिए हमें मशीन की रिक्वायरमेंट थी और वो हमारे पास नहीं है, अगर उसको हम बाहर से इंपोर्ट करते तो हमारा काफ़ी पैसा क्या हो जाता उस मशीन के अंदर। मान लो मशीन आ रही है 4 करोड़ रुपए की, 4 करोड़ रुपए उस मशीन के अंदर फंस के रह जाते। तो हमने अवॉइड किया कि हम ज़्यादा फिक्स इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे बिजनेस में। हम जो पार्टी दूसरी है जो इस काम में एक्सपर्ट है इस मार्कर को बनाने में, क्यों ना हम उससे बनवा लें इस मार्कर को, और बाइंग और सेलिंग हम हमारे नाम से करेंगे। तीसरा है स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस के अंदर हम और एक्टिविटी भी तो कर रहे हैं, क्या सिर्फ मार्कर ही थोड़ी बना रहे हैं। तो बिजनेस अपनी उन एक्टिविटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगी जो करने में, जिन एक्टिविटी को करने में बिजनेस एफिशिएंट है, उनको बेटर वे के अंदर करेगी। अगर ये नहीं बना सकती कंपनी तो किसी दूसरी कंपनी से बनवा लेंगे। तो ये है, हमें बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती या फिर हमारे पास उतनी रिसोर्सेज नहीं होते। इस वजह से हम बाहर की किसी पार्टी की मदद ले करके उस प्रोडक्ट को बनाते हैं, उस बिजनेस की एक्टिविटी को कंडक्ट करते हैं। फिर क्या होता है कि ये जो बीपीओ होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होती है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, यानी हम बाहर से कैसे मदद ले सकते हैं। पहला पॉइंट है अपने पास फाइनेंशियल सर्विस। अगर मान लो कंपनी के डेटर्स हैं, मतलब डेटर्स भी कितने, मान लो 170 डेटर्स हैं कंपनी के। अब कंपनी इतने डेटर से पैसा कलेक्ट करने में इजीली तो नहीं है, तो हमने एक पर्सन को अपॉइंट कर दिया जो पर्सन इस काम में एकदम परफेक्ट है, यानी 170 डेटर्स हैं कंपनी के। तो एक पर्सन को हमने अपॉइंट किया कि आप जो उस काम को करने में क्या है एक्सपर्ट है, वो क्या करेगा, उन 170 डेटर से पैसा निकालेगा और कंपनी को ला करके देगा। तो ये भी एक तरीके, ये क्या है, ये फाइनेंशियल सर्विस है। एक तरीके से वो पर्सन क्या कर रहा है, बाहर की पार्टी जिसको हमने ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आप हमारे डेटर से पैसा कलेक्ट करके लीजिएगा, उसके बदले में फीस लेते हैं, वो ऐसे फ्री में नहीं देते, चार्जेस लेते हैं। एडवर्टाइजिंग सर्विस होती है, कंपनी ने प्रोडक्ट तो खुद बना लिया, लेकिन जो एडवर्टाइजिंग एजेंसियां हैं उनसे टाई अप कर लिया कि हमने प्रोडक्ट तो खुद बना लिया, आप एडवर्टाइज करने में एक्सपर्ट हो, आप हमारे भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कर दीजिए। कुरियर सर्विस है, हमने प्रोडक्ट तो बना लिया लेकिन हमारे पास ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, हम डिलीवर नहीं कर पा रहे प्रोडक्ट को, तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट बना तो हमने लिया, हमने एक डिलीवर जो प्रोडक्ट को डिलीवर करती है उस कंपनी से कॉन्टैक्ट कर लिया कि आप अदर कंपनी के प्रोडक्ट भी मान लो डिलीवर कर रहे हो तो आप हमारी कंपनी का प्रोडक्ट भी डिलीवर कर दीजिएगा। फिर क्या है कि कस्टमर सपोर्ट सर्विस है, प्रोडक्ट तो बना कर हम सेल कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस भी तो चाहिए ना कस्टमर को। आफ्टर सेल सर्विस के लिए भी हमने कुछ कमेटी बना दी है, कुछ पर्सन अपॉइंट कर दिए गए हैं, और वो पर्सन क्या करते हैं, वो कस्टमर को सेल्स के बाद में उनसे रिव्यू लेते हैं, उनसे कि क्या प्रोडक्ट में कुछ सुधार की रिक्वायरमेंट है, अगर कमी है तो क्या कमी है। तो ये सारी क्या है, ये बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, यानी इतने तरीके से हम बाहर की किसी कंपनी से, किसी इंस्टीट्यूशन से, किसी पर्सन से मदद ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट अपने पास KPO, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, किसी पर्सन की, एक जो परफेक्ट पर्सन है, एक जो स्किल्ड पर्सन है, जो उस काम में एकदम एफिशिएंट है, बेटर वे के अंदर उस काम को करता है। इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों है, यानी उस काम को बेटर वे में तो करता है लेकिन मिनिमम इनपुट के साथ में मैक्सिमम आउटपुट देता है। ऐसा पर्सन हो जो उस काम में परफेक्ट हो, हम उस पर्सन की नॉलेज को
उस पर्सन की नॉलेज का फ़ायदा उठाने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर्सन के पास जो नॉलेज है ना उसको हम यूज़ करते हैं। तो इसके लिए नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहलाता है। यानी नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग में हम किसी दूसरी पार्टी, किसी दूसरी कंपनी, किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन जिसके पास हाई प्रोफाइल क्या है नॉलेज है, उसकी नॉलेज को हमारी कंपनी के अंदर यूज करने के लिए हम ये वाला KPO नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहलाता है। अब ये जो अपना टॉपिक था आज कि इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस वाला, देखो मोड ऑफ बिजनेस सबको पता है बिजनेस करने का तरीका, लेकिन आगे एक वर्ड यूज कर दिया इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस करने का जो अभी आधुनिक नया तरीका है वो क्या है, वो हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं। हमने डिस्कस क्या किए थे कि उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स डिस्कस की थी। पहला जैसे ई-कॉमर्स, ई-बिजनेस था, उससे रिलेटेड 2 टर्म्स और भी थी जो हमने क्या थी डिस्कस की थी, जैसे एक सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट था अपने पास, तो इनको हमने डिस्कस, और एक आउटसोर्सिंग में 2 पॉइंट थे, BPO और KPO, इनको डिस्कस किया और उसके स्कोप देखे थे, स्कोप ऑफ ई-बिजनेस। अब इस पूरे चैप्टर के ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। देखो अब क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन हम करते हैं, इस पूरे चैप्टर के ऊपर एक क्वेश्चन क्रिएट किया है। देखो कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 है। यहाँ पर क्या दे रखा है, मैंने कुछ टर्म दे रखी हैं। जैसे पहली टर्म अपने पास है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यानी बिजनेस का ऐसा कौन सा फॉर्म है, ऐसा कौन सा फॉर्मेट है जिसके अंदर यूटिलिटी क्रिएट की जाती है, यानी एक तरीके से गुड्स बनाए जाते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम किस मोड के अंदर होता है, सेलिंग एंटीक आइटम बनते हैं, जहाँ पर एंटीक आइटम की बाइंग और सेलिंग होती है। एंटीक आइटम कौन सा होगा, एंटीक आइटम मान लो कि अज्यूम करो मैंने कोई गुड्स पहले से परचेज कर रखी थी और फिर मैंने वो किसी को सेल कर दी, यानी एक तरीके से कस्टमर टू कस्टमर, यानी एक तरीके से अगर कस्टमर आपस में गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, वहाँ पर बिजनेस का कोई रोल नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था OLX का, थोड़ी थोड़ी हिंट सब में दे रही हूँ ताकि आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाए। प्लेसिंग ऑर्डर एंड गिविंग इंस्ट्रक्शन टू सप्लायर, हमने ऑर्डर प्लेस किया है सप्लायर को कि कुछ गुड्स को आप हमारे बिजनेस के अंदर सप्लाई कीजिएगा। यूजिंग इंटरनेट फैसिलिटी फॉर बिजनेस, बिजनेस के अंदर फैसिलिटी किसकी यूज की गई है, इंटरनेट की। तो कॉलम नंबर 2 के अंदर ई-बिजनेस है, इंट्रा बी है। इंट्रा बी समझ गए आप, इंट्रा बी का मतलब है कि एक ही बिजनेस के 2 डिपार्टमेंट जब गुड्स एंड सर्विसेज की आपस में क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो। B2B, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर और कस्टमर टू कस्टमर। छोटा सा हिंट मैं आपको इधर दे देती हूँ, सबसे लास्ट वाला बता देती हूँ, बाकी आप बताना मेरे को। यूजिंग इंटरनेट फैसिलिटी फॉर बिजनेस, बिजनेस के अंदर इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड की किसके अंदर क्या कहलाता है, वो कहलाता है ई-बिजनेस। अगर बिजनेस के अंदर इंटरनेट की फैसिलिटी दी गई है, यानी अगर आपके पास में आपके हाथ में फ़ोन है और उस फ़ोन के अंदर अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। तो ये वही बोला गया था कि यूजिंग इंटरनेट फैसिलिटी फॉर बिजनेस, बिजनेस में अगर इंटरनेट फैसिलिटी को ऐड कर दिया गया तो उसको वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। बाकी के 4 हिंट मैंने आपको थोड़ी थोड़ी सब में दे दी है, आप मेरे को मैच करके इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ये टॉपिक अपना यहाँ फिनिश हो चुका है। अपन 1 बाय 1 अपनी यही अब कंटिन्यू चलेंगी लगातार। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएंगी वो हमारे पास ट्रेड की आएंगी कि इंटरनल ट्रेड क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस करने के तरीके क्या हैं, यानी अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करना चाहें तो उसके फेज़ क्या हैं, तरीके क्या हैं। इन सब को IMF हो गया, IBRD हो गया, अंगटा, WTO, इन सब को हम आगे आने वाली 2 से 3 वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। This topic is finished and thank you.